नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सतीश कुमार आज आपका नवोदय क्रांति परिवार भारत की इस ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम एक ट्रिक के द्वारा एक ऐसे नए विषय को पढ़ेंगे जो कि छठी कक्षा से लेकर और ग्रेजुएशन तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक या किसी भी टेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण विषय है और उसका नाम है संधि। सुना होगा ना आपने ज़रूर। तो आज उसी को पढ़ते हैं और आज का हमारा विषय है संधि एवं इसके भेद। तो एक कहानी के माध्यम से हम शुरू करते हैं विषय को कि एक बार एक राजा होते थे और बड़ा राजपाट अच्छे ढंग से उनका चल रहा था और किसी नज़दीक के दूसरे राजा की एक पुत्री राजकुमारी से उनका प्रेम हो जाता है, उनकी तरफ वो आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन अड़चन थी कि उन दोनों की शादी नहीं हो सकती थी। दोनों परिवारों में, दोनों राजघरानों में बड़ी दुश्मनी थी। लेकिन समय बीतते बीतते ऐसा हुआ कि अब दोनों राजघरानों में सुलह हो गई, अर्थात संधि हो जाती है और उस राजकुमारी के साथ राजा का विवाह हो जाता है। और जब वो राजकुमारी रानी बनकर उनके घर में आई तो उन्होंने बड़े प्रेम से, बड़े खुश होकर उनका नाम रख दिया संधि। क्या नाम रख दिया? संधि। और उस संधि से उनकी 3 पुत्रियां पैदा हुई। राजा की 3 बेटी हुई और उनका भी इन्होंने नाम रख दिया। सबसे बड़ी जो बेटी थी वो स्वर संधि के नाम से जानी गई क्योंकि संधि नाम से बड़ा लगाव था राजा को। और दूसरी जो पुत्री थी उनका नाम व्यंजन संधि रख दिया और तीसरी बेटी का नाम इन्होंने विसर्ग संधि रख दिया। इस प्रकार से 3 बेटियां हुई, लेकिन बेटा कोई नहीं था और इसी दुख में, इस वियोग में वो राजा जो स्वर्ग सिधार जाते हैं। और अब होता क्या है, वो रानी अर्थात जो संधि थी अपनी 3 बेटियों के साथ रहती है। बड़ी बेटी जो स्वर संधि थी उनको प्यार से घर पर अच के नाम से पुकारते थे, अर्थात अच संधि कहा जाता था। और दूसरे वाली जो बीच की जो बेटी थी व्यंजन, उसको हल के नाम से घर पर पुकारते थे। ये निक नेम थे उनके। और जो सबसे छोटी थी वो विसर्ग थी ही। तो इस प्रकार से हमने जाना कि संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि को अच संधि भी कहा जाता है, व्यंजन संधि को हल संधि कहा जाता है और तीसरी विसर्ग संधि है। लेकिन जब हम संधि पढ़ रहे हैं तो बहुत अति महत्वपूर्ण विषय है। और एक बात और बीच में बताना चाहूँगा कि हिंदी के विद्यार्थी ये सोचते होंगे कि ये तो संस्कृत का विषय है, हमारे लिए लाभदायक नहीं होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा आपके लिए तो बहुत बहुत अति महत्वपूर्ण विषय है, बहुत ही लाभदायक है। क्योंकि संस्कृत के जितने भी नियम हैं संधि से संबंधित वो सारे के सारे हिंदी में एज इट इज हैं, यूं के यूं है, कोई परिवर्तन नहीं है। तो हिंदी और संस्कृत दोनों विषयों के विद्यार्थी के लिए ये विषय काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जितने भी एग्जाम होते हैं आगे चलकर, जितने भी पेपर होते हैं, सब में संधि से संबंधित कोई न कोई प्रश्न अवश्य आता है। तो यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके दाहिने हाथ के नीचे की ओर सब्सक्राइब का बटन है और आप नई नई वीडियो देखते रहें, आपके पास आती रहेंगी। तो हम बात कर रहे थे संधि की। तो संधि जब हमारे पास विषय आ गया तो एक बार वर्ण विच्छेद हमने पहले किया था, तो हम इसका वर्ण विच्छेद करके देख लेते हैं कि संधि का वर्ण विच्छेद बनेगा क्या। अब स को तोड़िए आप वर्णों में, स और इसके बाद ये अंक के रूप में अनुस्वार है अ के ऊपर और ध और ए, इस प्रकार से संधि। परंतु यहाँ फिर कंफ्यूजन है कि जो ये अनुस्वार है क्या अनुस्वार ही रहेगा या और कुछ बनेगा इसको। तो देखिए सिर के ऊपर जब किसी के बॉल है और हम आगे की ओर दौड़ रहे हैं तो बॉल कहाँ गिरेगी? आगे भागेंगे तो पीछे गिरेगी। और पीछे कौन उठाएगा उसको? जो पीछे चलता आ रहा है। तो ये मेरा कहने का तात्पर्य, बॉल कहाँ गिरी? यहाँ गिरेगी। और यहाँ गिरेगी तो कौन उठाएगा? ध, अर्थात इस पर ध का अधिकार हो जाएगा। अर्थात ये अनुस्वार जो है ये ध वर्ग के अनुसार ही लगेगा। तो क्या बन गया? स अ और उसके बाद अनुस्वार, देखिए आप अनुस्वार को क्या हो जाएगा? ता था द ध न के रूप में हो जाएगा और ध और ई। इस प्रकार से संधि शब्द का, ये पद का वर्ण विच्छेद हुआ। लेकिन वर्ण विच्छेद के साथ साथ हमें ये भी ज्ञान होना चाहिए कि हम संधि करते तो इसकी संधि बनेगी क्या। संधि शब्द की ही संधि देख लेते हैं। तो इसकी संधि बनेगी सम प्लस में धी, सम जमा धी अर्थात संधि। म को न हो जाएगा और ये बन जाएगा अनुस्वार हो जाएगा। और क्या बन जाएगा? संधि। धी का अर्थ होता है बुद्धि और सम बलि। प्रकार से दोनों ही। इसके अंदर एक विशेष बात
कि दो पद होते हैं यहाँ पर, दोनों का सार्थक होना जरूरी है तभी संधि बनेगी। अब प्रश्न ये आता है कि जिस रानी की हम बात कर रहे थे, संधि की बात कर रहे थे, उसको क्या डेफिनेशन है भाई संधि की? संधि की डेफिनेशन तो पता होना चाहिए। तो संस्कृत में इसकी डेफिनेशन बनेगी परः सन्निकर्षः संहिता। क्या? परः सन्निकर्षः संहिता। अब देखिए आप, इसका अर्थ क्या होगा कि दो वर्णों की अत्यंत समीपता, जब दो वर्ण होते हैं उनकी अत्यंत समीपता, जैसे ये हम म और ए ध, इनकी समीपता आप देखिए इस प्रकार से कि मेरे पास ये दो मार्कर हैं, दो पेन हैं और एक एक पद मान लेते हैं, एक एक वर्ण मान लेते हैं। जब हम इनको मिलाएंगे तो इसका ये नीले वाला हिस्सा, इसका लाल वाला हिस्सा आपस में मिलेंगे, नज़दीक तो यही है ना। तो जब ये पास पास आएंगे तो इन दो वर्णों के मेल से अर्थात अत्यंत समीपता के कारण जो विकार उत्पन्न होगा, जो परिवर्तन होगा, वही क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। जैसे आपने रामायण और महाभारत का वो सीन याद करिए तो देखा होगा कि एक तरफ से राम तीर चलाते हैं और दूसरी तरफ से रावण तीर चलाते हैं, और जब ऊपर चल कर दोनों बाण आपस में वो तीर टकराते हैं, बाण छोड़ते हैं, जब वो टकराते हैं तो क्या होता है? या तो राम का ये बाण है ये समाप्त हो जाएगा, या फिर रावण का समाप्त हो जाएगा, ये बना रहेगा, या दोनों टकरा कर बीच में बिजली चमकेगी, कोई न कोई नया चीज पैदा होगी। अर्थात जो विकार होगा, जो परिवर्तन होगा, वही क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। तो ये संधि में विकार है, ये तीन प्रकार से होता है। क्या होता है? तीन प्रकार से। कैसे कैसे? एक तो होता है सबसे पहले आदेश कहा जाता है, दूसरा होता है लोप, और तीसरा होता है आगम। आदेश, लोप और आगम, इन तीन प्रकार से विकार उत्पन्न होगा। आदेश किसको कहेंगे? जब दो वर्ण होते हैं और जब वो आपस में टकराते हैं, मिलते हैं, तो उन दोनों में जो टकराव होने पर, जो विकार होने पर, उन दोनों के स्थान पर कोई और वर्ण पैदा हो जाना, दोनों को आदेश हो जाना, दोनों को कोई एक बन जाना, या फिर दोनों में से किसी एक के स्थान पर नया आ जाना, ये क्या कहलाता है? आदेश। जैसे अ जमा ई है, दो वर्ण है हमारे पास, इन दोनों को मिलकर ए आदेश हो गया, और इसी में दूसरा लें तो ई के बाद जब अ आता है तो ई को बदलकर य बन जाता है, तो एक को आदेश हुआ। तो ये आदेश कहलाता है, अर्थात उसमें जब चेंजमेंट होता, कुछ बदलाव होता है। और दूसरा है लोप। लोप समझते होंगे, लोप का अर्थ है लुप्त हो जाना, समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना। कि जब दो वर्ण होते हैं और जब उनका हम आपस में मिलाते हैं, संधि करते हैं, मेल करते हैं, मिलाप करते हैं, तो बीच में से किसी वर्ण का लोप हो जाना, लुप्त होना, लोप कहलाता है। जैसे बालिका हसंती, ये हमारे पास दो पद थे, यहाँ पर हम इनका संधि करना चाहते हैं, बालिका हसंती, तो यहाँ पर विसर्ग और इधर ह, इन दोनों को मिलाना था, लेकिन यहाँ पर इसका लोप हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। विसर्ग समाप्त होने पर क्या बच गया? यहाँ पर बालिका हसंती। तो ये भी इस प्रकार से बन जाएगा, अर्थात लोप हो जाना, किसी कोई एक वर्ण समाप्त हो जाना। और तीसरा है हमारे पास आगम। आगम का मतलब होता है आ जाना, अर्थात दोनों वर्ण हैं और दोनों बने रहेंगे और बीच में कोई नया आ जाता है, नए का आगमन हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है? आगम कहलाता है। जैसे वृक्ष जमा में छाया शब्द लेंगे, अब यहाँ वृक्ष आ के बाद छ है तो बीच में च का आगम होकर क्या बन गया? ये वृक्ष अदच और छाया, वृक्ष छाया। तो इस प्रकार से आगम। तो ये जो परिवर्तन होता है तीन प्रकार से होता है। तो आइए इस हम बात कर रहे थे रानी की, संधि नाम की जो रानी थी उसकी तीन पुत्रियां थी, उन तीनों के विषय में जान लेते हैं क्या क्या है, कौन है। जैसा कि नाम से वह पहले से ही परिचित हैं। क्या नाम बताए थे मैंने उनके? एक का नाम स्वर संधि अर्थात अच संधि, दूसरी का नाम था व्यंजन अर्थात हल संधि, और तीसरी का नाम बताया था विसर्ग संधि। तो इनके परिभाषा देखते हैं एक बार। सबसे पहले हम स्वर संधि की बात कर लेते हैं। स्वर संधि क्या होता है? जब किसी स्वर से परे कोई स्वर हो,
स्वर वर्ण से परे कोई स्वर वर्ण आने पर दोनों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है वह स्वर संधि कहलाता है। डेफिनेशन देखिए इसकी परिभाषा कि किसी स्वर के सामने स्वर आने पर उनमें जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। विकार का अर्थ समझते होंगे, परिवर्तन आता है, जो चेंजमेंट होता है वही क्या कहलाता है, स्वर संधि कहलाता है। जैसे हिम जमा में आलयः। हिंदी के विद्यार्थी इतना ही जाने कि ये हिंदी के शब्दों के साथ ही विसर्ग लगा है और ज़्यादा इसमें कोई बदलाव नहीं है। तो हिम जमा में आलयः। अब ये देखिए आप म जो वर्ण था यहाँ पर, क्या वर्ण था ये, म। तो इसका अंतिम वर्ण हम लेंगे तो म के दो टुकड़े कर लिए हमने। म व्यंजन, व्यंजन किसको कहते हैं, जो स्वरों के बिना उच्चारित नहीं होते, अर्थात स्वरों की सहायता से जो बोले जाते हैं वो म होते हैं, और स्वर क्या होते हैं जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, तो म और अ। और इससे परे क्या है, आ। और बाकी वर्ण आपके यूं के यूं हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया हमने। ही और ल और यह एज इट इज रहेंगे। अब हमें क्या करना है कि जो नदी की समीप वाले जो वर्ण हैं इनको जोड़ना है। अ जमा आ, और दोनों को मिलने से एक विकार उत्पन्न हुआ और क्या बन गया, आ। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि ही हमारे पास यूं का यूं है, और म आधा और आ मिलकर क्या बन गया हमारे पास, माँ, और ल और य, और इस प्रकार से हमारे पास शब्द क्या बन गया, हिमालय है। तो ये थी हमारी स्वर संधि। स्वर संधि में क्या पहचान की, स्वर के सामने को स्वर हो और उनको मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा वो स्वर संधि कहलाता है। दूसरा देखते हैं हम व्यंजन संधि की। जो मझली अर्थात बीच वाली जो पुत्री थी उसकी परिभाषा बताएंगे, उसको कैसे, देखिए आप व्यंजन संधि किसको कहेंगे, जब किसी व्यंजन से परे कोई स्वर या व्यंजन आने पर व्यंजन में जो विकार उत्पन्न होगा वो व्यंजन संधि कहलाता है। अर्थात जब किसी व्यंजन से परे क्या होना चाहिए, या तो स्वर हो या फिर व्यंजन हो। ध्यान रखना, जब हम स्वर संधि की बात करेंगे तो प्रथम पद में स्वर मिलेगा, व्यंजन संधि की बात करेंगे तो प्रथम पद में व्यंजन मिलेगा, और विसर्ग संधि की बात करेंगे तो प्रथम पद व्यंजन। तो यहाँ व्यंजन संधि की बात करें, व्यंजन से परे कोई स्वर या व्यंजन हो तो इस पूर्ववर्ती यानी पहले वाले व्यंजन में जो विकार उत्पन्न होगा वो क्या कहलाएगा, व्यंजन संधि कहलाएगा। आइए एक उदाहरण के द्वारा देख लेते हैं। जैसे जगत जमा नाथः। अब यहाँ देखिए आपने जगत जमा नाथ किया तो यहाँ अंतिम प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या, त, और इधर क्या है इसका दूसरे पद का पहला वर्ण न। नदी की तो ये है, समीपता तो इनमें है ना, तो इनको जोड़ेंगे तो पूर्ववर्ती व्यंजन में, क्योंकि दोनों व्यंजन है यहाँ पर, लेकिन पूर्ववर्ती व्यंजन में विकार उत्पन्न होगा और इसको क्या बन जाएगा, न। और इस प्रकार से हमारे पास क्या बन गया शब्द जगन्नाथः। ये हुआ हमारे पास व्यंजन संधि। तीसरा हम लेते हैं विसर्ग संधि की बात करते हैं कि विसर्ग संधि में क्या आएगा। सबसे पहले जैसा कि पहले बताया था मैंने, जिसको बोलेंगे वही, अर्थात किसी विसर्ग से परे कोई स्वर या वर्ण, स्वर या व्यंजन हो तो इसमें जो विकार उत्पन्न होगा वो क्या कहलाएगा, विसर्ग संधि कहलाएगा। जैसे परिभाषा यहाँ पर दे रखी है, विसर्ग से परे स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है वो विसर्ग संधि कहलाता है। आइए एक एग्जाम्पल के द्वारा देख लेते हैं, एक उदाहरण के द्वारा देखते हैं। जैसे पुनः जमा बल। अब यहाँ पर क्या है, ये विसर्ग है और विसर्ग से परे क्या है, ब व्यंजन है, तो स्वर हो या व्यंजन हो कोई भी हो। अब ये विसर्ग है, किस में बदल जाएगा, र में बदल जाएगा, और आधा र अर्थात व्यंजन र जो है वो किसी के आगे होता, किसी वर्ण के आगे होता है तो वो ऊपर चढ़ जाएगा और क्या बन जाएगा, पुनर्बल। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या पद बन गया, अब पुनर्बल। तो ये हमारा देखिए तीन प्रकार की संधि हमने की, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। पुनः एक बार बता देता हूँ, स्वर संधि में स्वर के सामने स्वर होता है, दोनों के मिलने से विकार उत्पन्न होता है। व्यंजन में व्यंजन के सामने या तो कोई स्वर होगा या व्यंजन, क्योंकि वर्ण तो दो ही प्रकार के थे। और विसर्ग संधि में विसर्ग से परे स्वर या व्यंजन हो तो इस प्रकार से इनकी परिभाषा हो जाती है और ये तीनों संधि होते हैं।
अब हम आगे बात करते हैं, इससे आगे चलते हैं। ये समझ में आ गया होगा आपको तीनों प्रकार की संधि, अर्थात उस रानी की 3 बेटियां थी। कौन सी? अच, हल और विसर्ग। घर पर इसको अच बोलते थे, नाम क्या था? स्वर। इसको हल बोलते थे, तो इनका नाम क्या था? व्यंजन। और तीसरी विसर्ग संधि।